ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। तमिल में थोड़ी अलग होती है, केरल में थोड़ी अलग एस्ट्रोलॉजी होती है। सारे लोगों को ना सब कुछ करना है, एस्ट्रो भी कर लेंगे, वास्तु भी कर लेंगे, न्यूरोलॉजी भी कर लेते हैं, रेकी भी कर लेते हैं। सीखो, लेकिन पहले आप एक पे मास्टरी करके रख लो कि भाई मान के चलो एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है, तुम्हारा टैरो कुछ अलग आंसर कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा वास्तु कुछ अलग आंसर कर रहा है, फिर तुम उसमें कैसे डिसाइड करोगे कि अयनांशा क्या होता है? तो है कौन सा नामांशा? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, इनको पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है एस्ट्रोलॉजी। तो आपको इन्फीरियर फील कराया जाएगा इवन इफ यू विल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कि तुम बेवकूफ हो, तुम डम पर्सन हो, तुम गधे हो। पुरोहित ऑल्सो नोज द सरफेस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजर। क्या वो एस्ट्रोलॉजर हो गए? एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज बताएगा और आप पुरोहित से जाके वो रेमेडीज कर पाओगे। और सिर्फ एक ही रेमेडी होती थी, जेमस्टोन सजेस्ट करना, और कोई रेमेडी मैंने सुनी नहीं थी 20 साल पहले। जेमस्टोन ऑल्दो इतना काम कुछ करते हैं ही नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते। राजा के लिए जेमस्टोन काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम की तो वही नजर में रहने वाली से तुम स्नेहा और ये राहुल के लिए काम करेंगे क्या ये जेमस्टोन? ठीक है, लड़की के पास है कि कहाँ पे बस मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाए, लड़कों के पास है कि बस वो प्रपोजल के लिए हाँ करते। 5000 साल पहले ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो ऐसा सोच रहे आने वाले कलयुग में जब ये निब्बा निब्बी पूछेंगे कि हे राजन, भाई संस्कृत का अगर मंत्र है तो वो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा में जाके उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है, लेकिन स्विच वर्ड हर जगह जाके चेंज हो जाता है। सर मैंने कौन सा लेक्चर किया, मेरे पास पैसे आ गए। अरे भाई तेरे को कैशबैक भी आ जाएगा पेटीएम से, तो भी लोग समझते कह रहे बताओ कॉम्प्लेक्स एक सतारत मेहनत से पैसे आ गए। तो लोगों को इजी रेमेडी चाहिए, वो चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सबसे छोटी रेमेडी से सॉल्व हो जाए। तो ऐसे वाली है कि जापानी तेल लगाओ और देखो तुम क्या कमाल करते हो। न्यूमरोलॉजी दुनिया की सबसे फेक साइंस है। इन न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके पूछो कि किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 नंबर राहु का होता है। तो नॉर्थ इंडिया में अलग मैच मेकिंग होती है, साउथ इंडिया में कोई कोण मिलान नहीं होता ऐसा कि 36 का कोई पॉइंटर सिस्टम हो। कुंडली मिलान का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब ये है कि तू जिंदा रहे, तेरी गर्लफ्रेंड जिंदा रहे, तुम दोनों इसलिए जिंदा रहो ताकि तुम आगे चल के बच्चा पैदा कर पाओ। शादी का पर्पस और मतलब ही यही है कि तुम बच्चे करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारा अगर वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो शाद नहीं करेगा तुम्हारे कोई पूर्वजों को कोई शाद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करेगा, तुमको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाँ सर, आज आप बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। ये नया वर्ड है हमारी ऑडियंस के लिए। तो क्या है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपल एस्ट्रोलॉजी? इट्स अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। ठीक है, बट क्या है कि हमारे भारत में ना अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग एस्ट्रोलॉजी थोड़े अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करी जाती है। जी। जैसे कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। ओके, अब साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी तमिल में थोड़ी अलग होती है, तमिलनाडु में, केरल में थोड़ी अलग एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, इधर हम उड़ीसा और आंध्रा की तरफ आएंगे तो थोड़ी सी अलग होती है। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता ही है। इवन ईस्ट में जाते हैं तो काफी अलग एस्ट्रोलॉजी होती है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही ब्रांच है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ओके। ठीक है, तो वो बहुत डिफरेंट नहीं है, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके। अब इसमें क्या है कि बेसिकली हम एक लग्न लगाकर चलते हैं, बनाकर चलते हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पर भी जुपिटर बैठा होता है उसको जीव कारक माना गया है, यानी कि ये इंसान को जीवन देता है। तो जो आपकी आत्म कार्य बड़ी बेसिकली इंसान को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे, तो जुपिटर को लग्न बनाकर फिर सारे ट्रांजिट, सारे प्लैनेट, सारे कॉम्बिनेशन, सारी चीजें देखी जाती है। ओके। ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे कोई पर्टिकुलर प्लैनेट पर्टिकुलर साइन में बैठा हुआ तो उसका रिजल्ट वो इस पर्टिकुलर ईयर में देगा, तो दैट इज कॉल्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो वो काफी उनके ना एक पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, और ट्रांजिट्स के मामले में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इट्स जस्ट लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जो जनरली हम नॉर्थ, क्योंकि हम सब नॉर्थ इंडियंस हैं तो हम जो नॉर्थ में देखते हैं वो पराशरी एस्ट्रोलॉजी करी जाती है। ठीक है, हम उसी को एक मेन एस्ट्रोलॉजी मान के चलते हैं, बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली तमिलनाडु में सबसे ज्यादा करी जाती है। ओके, तो भाई एक्यूरेसी रेट सेम रहता है या कुछ अलग? एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली देखो, सारी एस्ट्रोलॉजी की जो फॉर्म्स है ना, ठीक है, उन सबका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। डिपेंड करता है कि इंसान प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर रहा है। वो हमेशा एस्ट्रोलॉजी की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि कितना अच्छा कर रहा है। ओके। ठीक है, क्योंकि आई नो मैनी एस्ट्रोलॉजर्स जो जिनको इतना कुछ नहीं आता है, ठीक है, दे नो लाइक अ वन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट दे डू अ वेरी
ऑसम प्रेडिक्शंस फ्रॉम दैट। ओके। ठीक है, इट जस्ट दैट कि आपकी उस पे ऊपर ग्रास्प कितनी अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल लोग हो चुके हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तो वो एस्ट्रोलॉजी की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब आजकल हो गया है ना कि सारे लोगों को ना सब कुछ करना है। ठीक है, ये शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, एस्ट्रो भी कर लेंगे, वास्तु भी कर लेंगे, टैरो भी कर, न्यूमरोलॉजी भी कर लेते हैं, रेकी भी कर लेते हैं, दुनिया में जो मिल जाता है सब कर लेते थोड़ा थोड़ा सब कर हैं। लेते ठीक है, और फिर कहते हैं यू नो आई एम अ ग्रैंड मास्टर, शीफू, फलाना ढिमकाना चिमकाना, मैं इसमें ये हूँ से हूँ। वास्तु लोग मोस्टली देखो इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तु में सबसे मोटा पैसा होता है। हम्म। ठीक है, सबसे अच्छी अर्निंग किसी की अगर होती है तो वास्तु से होती है। हम्म। कुंडलियाँ देख के किसी की अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, पैरों से किसी की अर्निंग नहीं हो रही होती है, बट वास्तु से जो होती है वो किसी की नहीं होती। वास्तु में फिर बातें लाखों रुपए की होती हैं सीधा। तो लोग वास्तु मोस्टली जो करते हैं इसलिए करते हैं, अपना पर्सनल पैशन को लगे। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता नहीं कि आप दुनिया की सारी फॉर्म सीखो, लेकिन पहले पहले आप एक पे मास्टरी करके रख दो। ठीक है, और ये अलग अलग ब्रांचेस में जाने का कोई फायदा मुझे लगता नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स का कि आप रेकी भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है चीज़ें। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ आता हाउ दे मैनेज कि उनके खुद के ही जो आंसर्स हैं वो कैसे वो मैनेज करते होंगे कि भाई मान के चलो एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है, तुम्हारा टैरो कुछ अलग आंसर कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा वास्तु कुछ अलग आंसर कर रहा है, फिर तुम उसमें कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, इट्स मच बेटर कि भाई एक चीज़ साथ हो, अच्छे से साथ हो, उसमें मास्टरी लो बैठ के। अब विराट कोहली बॉलर भी बनने चलेगा, फील्डर भी बनने चलेगा, कमेंटेटर बनने चलेगा, तो नहीं बनेगा ना विराट कोहली फिर वो प्रैक्टिस तो नहीं रहे। हाँ, आप एक चीज बैठ के चलो, वो ये कि आइदर यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। तो प्रॉब्लम यही है कि किसी को मास्टर बनना भी नहीं है और कोई बना भी नहीं है। मास्टर सब 98% सॉल्जर्स जितने मार्केट में चल रहे हैं सबका ऐसा ही है कि चलो कर लो, कुछ भी कर लो। उनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है, उनको आयनामशा नहीं पता है। आज किसी सॉल्जर से जाके पूछ लो कि आयनामशा क्या होता है, तो हैं कौन सा नामांशा? अरे भाई अयनाशा की बात हो रही है। ऐसे ऐसे सॉल्जर्स हैं जिनके दादा परदादा सॉल्जर्स रहे हैं, उनको अयनाशा जैसा एक बेसिक वर्ड नहीं पता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, इनको पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है एस्ट्रोलॉजी। अब ठीक है, तो बस भेड़ चाल चले जा रही है कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो फलाना ढिमकाना, और छोटी छोटी प्रिडिक्शन दे दो। देखो तुम्हें बहुत डर लगता होगा कुत्तों से, तुमको बहुत प्यार होगा कुत्तों से, तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, बनते काम बिगड़ जाते होंगे। एक स्क्रिप्ट है, उसे चेप दो और दुनिया के हर आदमी को लगती है स्क्रिप्ट। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे तो प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते ना। ये आज इनके सामने चार्ट रख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ ये इंसान मैरिड है कि अनमैरिड है अभी, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे ये। सो वो चीज लैक करती है, इसी वजह से लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्योंकि उनको क्या ना पैसा कमाना है, सबको कमर्शियल करना है। और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि पैसा मत कमाओ, आप खूब पैसा कमाओ। आई नो एस्ट्रोलॉजर्स हु आर डैम गुड, एंड आज अगर आप उनका कंसल्टेशन लेने जाओगे यू विल गेट द डेट ऑफ अप्रैल 2025। ओके। ठीक है, एंड दे चार्ज 35,000 रुपीज पर आवर। ओके। ठीक है, बट वो ये नहीं कि मैं रेकी भी करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। दे आर द मास्टर ऑफ देयर ओनली वन थिंग, वन ट्रेड ऑफ वन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब वो करो ना बस। तो इसलिए वो चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं पैसा मत, अरे खूब कमाओ पैसे, इफ यू हैव स्किल कमाओ पैसा, लेकिन बेवकूफ मत बनाओ लोगों को। अर्ध ज्ञान लेके लोगों को ऊपर ऊपर से सरफेस सरफेस से पढ़ा पढ़ा के बेच देना, फिर उसी से पैसा कमाना, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये है, अगर स्टडी कर रहे हैं एक टॉपिक की तो मतलब डीप स्टडी करें कि किसी। इसीलिए डीप स्टडी करनी चाहिए। तुम एक बात सोचो, कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे, मैं कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं न्यूरोसर्जन भी हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशियन भी हूँ, मैं पीडियाट्रिक्स भी देख लेता हूँ, मैं गायनी भी देख लेता हूँ, तो तुमको भी पता है ना इसको, तो इसने कुछ नहीं पढ़ा है, सब बेसिक जान लिए थोड़ा सब बेसिक जान लिया। अगर तुमको भी आज बीमारी होगी तो तुम स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, जो भाई हड्डी की दिक्कत है, तो तुम ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाओ। लेकिन भाई लोगों को नहीं आती ये चीज समझ में। ठीक है, मैं तो सोचता सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कोई इंसान ये कहे कि मैं रेकी, मैं क्रिस्टल हीलिंग, और मैं टैरो, और मैं एस्ट्रोलॉजी, मैं वास्तु, और मैं ये, और मैं यूनिवर्स से भी एनर्जी निकाल के डार्क एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है अगर किसी एस्ट्रोलॉजी की चूज करने की बात। क्योंकि बात क्या ना, इससे यार एस्ट्रोलॉजी का नाम बहुत खराब होता है। ठीक है, फिर हमारे कल्चर का नाम खराब होता है। फिर वेस्ट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इट्स अ कंट्री ऑफ अस, कि लोग
हकते हैं रोडों पे, ठीक है, अभी भी ये सांप और बीन वालों की कंट्री है, देश है, ठीक है, तो यार वो फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि इमेज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड खराब होती है और फिर बेवकूफ समझते हैं, इवन हमारे जनरेशन के लोग बेवकूफ समझता है, ऐसा बिलीव करता है। एंड ये है, अभी भी एक स्टिग्मा है, लोग हल्का सा ना झिझकते हैं कि ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, अच्छा, अरे नहीं नहीं यार मम्मी ने पहना दिया था, दे डोंट वांट टू से कि नहीं मैं अपनी खुद की विल से भी पहनना चाहता हूँ। वो स्टिग्मा इसलिए क्योंकि इमेज खराब है उसका। चाहे थोड़ी थोड़ी हेल्प लेते रहते हैं और गाइडेंस लेते रहते हैं। यार बात ये है, अनसर्टेनिटी है जिंदगी में, जिसकी वजह से स्ट्रेस है। सबको चाहिए कि क्या रिजल्ट होगा, क्या सर्टेनिटी होगी, मैं अपने टाइम एनर्जी पैसा बचा लूँ, ठीक है, तो इसके लिए हर कोई इंसान छोटी मोटी गाइडेंस लेना चाहता है, हर कोई लेना चाहता है, लेकिन स्टिग्मा इतना ज्यादा है एस्ट्रोलॉजी को लेके कि अरे तुम कहाँ पंडितों के चक्कर में पड़ रहे हो, मैं तो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता, है ना। ये एक होता है कि दोस्त आपको बोल देगा तो आपको इंफीरियर फील कराया जाएगा, इवन इफ यू विल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कि तुम बेवकूफ हो, तुम डम पर्सन हो, तुम गधे हो। एंड वो इसलिए क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत बड़े गधे हैं। उनके सामने आज लिटरली एक बेसिक क्वेश्चन आप पूछो कि भाई सॉफ्टवेयर हटा, बिना सॉफ्टवेयर के आप मेरे को अभी बताओ कि मून की क्या पोजीशन है, हम्म, कैसे बताओ। वही सब सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, वही आती कहाँ पड़ेगा, आती कहाँ है इन लोगों को, सूर्य की परछाई से तुमको टाइम निकालना आना चाहिए, आता है तुम्हें, नहीं आता इन लोगों को, कहाँ से निकालेंगे। तो ये हैंडीकैप हो चुके हैं सॉफ्टवेयर में, जो इन्होंने जो इनको दिखा दिया वो मान लिए इन लोगों ने। अब सॉफ्टवेयर भी इंसान के द्वारा बनाया गया, उसमें भी एरर्स होता है, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें एरर्स हैं, लेकिन वो नहीं देखेंगे उसको, ठीक है, और इस वजह से ओवरलुक कर, अरे नहीं सॉफ्टवेयर ने बोला थी वही, अरे ऐसे नहीं होता मेरा भाई, तुमको पीछे की कैलकुलेशन पता होगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये गलत है। जी। एंड आई यू नो बिलीव देयर इज वन इंस्टेंस की जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने राहु लिखा सेकंड हाउस में, केतु लिखा एट्थ हाउस में। राहु और केतु हमेशा अपोजिट ही रहते हैं, वो कभी लाइफ में 180 डिग्री के अलावा मूव नहीं कर सकते, दैट इज लाइक अ फिक्स्ड रूल इन एस्ट्रोलॉजी। उस एस्ट्रोलॉजर ने केतु को काटा एट्थ हाउस से और उठा के नाइन्थ में लिखा फिर उसने। एंड ये उन्होंने जो हस्त बोलते हैं कि अरे पंडित, वो हमने बचपन में कुंडली बनवाई थी पंडित जी से, वहीं के वहाँ के वो, और उसमें लिखा हुआ है फलाना चार है, ये चार है, वो चार है, सारे चार है लिखवा के केतु उठा के उन्होंने नाइन्थ हाउस में लिखा, राहु सेकंड में पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे पास जब वो आया मैंने कहा ये आंखों का अंधा ज्योतिष भी देख के बता सकता है कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इतनी बेसिक चीज तो मत खराब करो यार। तो इस लेवल पे इतनी बेसिक चीज खराब है ना कि मैं उसकी आयरन ही दूं तो मैं उसकी आयरन क्या दूं। ऐसा लगता है देख के कि भाई कुछ तो शर्म करके चल, काम अगर खराब भी कर रहा है तो ऐसा तो कर कि जो किसी भी बिगिनर को समझ में ना आए। यस। तो वो वाला बहुत सिनेरियो कि इट्स लाइक कि कार के अंदर उन्होंने सर्कल के टायर, इन्होंने स्क्वायर के टायर लगा दिए, ऐसा ये बहुत तेज भागेगा, इतनी बेवकूफ लॉजिकल वाली बात है। तो पुराने टाइम में तो हम पंडित जी के पास में जाते थे, अब जो नया टाइम है प्रोफेशनल्स वर्ड यूज होता है एस्ट्रोलॉजर, तो क्या डिफरेंस है पंडित जी और एस्ट्रोलॉजर? क्या है कि एस्ट्रोलॉजर बहुत डिफरेंट चीज है और पंडित और पुरोहित बहुत अलग चीज है। देखो पंडित इज अ उपाधि, पंडित एक उपाधि है, एक पोजीशन है, ठीक ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं पंडित जसराज जोशी, अब वो म्यूजिशियन है, ओके। ठीक है, लेकिन उनको हम पंडित बोल रहे हैं। तो पंडित इज समवन जो मास्टर है किसी चीज का, ठीक है। तो एक्चुअल जो वर्ड है जो इंसान पूजा करता है उसका नाम पुरोहित है। ओके। तो पुरोहित को एक बहुत सरफेस लेवल की नॉलेज होती है जी। एस्ट्रोलॉजी की, उनको सिर्फ पंचांग पता है, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक। भाई मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट बैठता है उसको भी पता है कि पैरासीटामोल बुखार की दवाई है। और गांव देहातों में अगर आप आज भी जाओगे तो भी आप देखोगे छोटे शहरों में डॉक्टर के पास नहीं जाता कोई, फार्मासिस्ट के पास जाता है। इंसान कहता है भैया देख दे मेरे को थोड़ी बुखार हो रहा है ना, वो दवाई गोली दे दे, वही डॉक्टर बनेगा। और उसको लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो आप एक बताओ क्या वो डॉक्टर बन गया, नहीं। क्या वो डॉक्टर हो गया, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इन द सेम वे पुरोहित ऑल्सो नोज अ सरफेस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। बट क्या वो एस्ट्रोलॉजर हो गए, नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हुए, वो पुरोहित है। तो एस्ट्रोलॉजर आपका मुहूर्त डिसाइड करेगा, एस्ट्रोलॉजर आपका एनालिसिस करेगा, वो आपको चीजें बताएगा, वो रेमेडी बताएगा, वो पूजा बताएगा कि ये पूजा करनी है।
फिर जैसे एक डॉक्टर बताता है कि आप कोई दवाई खानी है, आप फार्मासिस्ट के पास जाते हो, उससे वो दवाई लेते हो और जो भी आपको चीज़ चाहिए। इन द सेम वे एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज बताएगा और आप पुरोहित से जाके वो रेमेडीज करवाओगे। लेकिन पुरोहित को आप एस्ट्रोलॉजर मान के अगर आप इंसल्ट कर रहे हो, तो आप ही अपना जीवन खराब कर रहे हो, उसको कोई और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मैं कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं कि वो गलत है, जितना उनको पता है सर्फेस लेवल का वो ठीक है, छोटी-मोटी इश्यूज़ हैं, ठीक। लेकिन तुम ये सोचो कि एकदम वो बहुत बढ़िया डीप डिटेल में आपकी प्रेडिक्शन निकाल कर दे देंगे, ठीक है? या बहुत शॉर्ट-शॉर्ट प्रेडिक्शन दे देंगे, तो वो नहीं देंगे। वो एक अंदाज़न अपना देंगे, ठीक है? अंदाज़न कभी-कभी फिट हो जाएगा, कभी-कभी फिट नहीं होगा। तो ये फ़र्क है। क्योंकि मैंने तो अगर हम लास्ट पिछले 15-20 साल देखें तो सिर्फ पंडित जी के पास ही लोग कुंडली दिखाते थे और सिर्फ एक ही रेमेडी होती थी, जेमस्टोन सजेस्ट करना, और कोई रेमेडी मैंने सुनी ही नहीं थी 20 साल पहले तक। देखो बात क्या है कि जेमस्टोन ऑल्दो इतना काम कुछ करते हैं ही नहीं, ओके। जितना मार्केट में उनका प्रचार कर रखा है। मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊँ तो यू वोंट बिलीव आई हैव एन नंबर ऑफ सुनारों के मैसेजेस आ रखे हैं कि भाई साहब जेमस्टोन आप बेच दो, हमारी दुकान रिकमेंड कर दो। हम आपको 30-40% तक उन्होंने मेरे को मार्जिन ऑफर किए कि अगर लाख रुपए का स्टोन बिका तो 40,000 रुपए जो है वो मेरे रहेंगे उसमें। दूसरी बात ये है जेमस्टोन चलने का रीजन कि लोग आलसी बहुत है। मैं बोल रहा हूँ कि रोज सुबह उठ के तुम एक माला इस मंत्र को करना, मौत आ जाएगी, कलेजा मुंह में निकल आएगा, ठीक है? लेकिन मैं बोलूँ कि तो एक काम करो, बस अंगूठी पहन के थैनोस बन के डोलते रहो, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं मणिधार। पंडित जी ने बताई है। बात ये है कि लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी है। डॉक्टर आपको बोले कि भाई साहब काम करो, अच्छा अच्छा, ओहो लीवर में फैट चढ़ गया है, चलो कोई नहीं ऑपरेशन करा लो, ठीक है? तो वो कराने को तैयार है। लेकिन डॉक्टर ये बोल दे कि नहीं देखो भाई साहब हेल्थ ठीक रखो, डाइट ठीक रखो, सुबह सुबह योगा करना है, करना नहीं करेगा इंसान, नहीं करेगा। है ना? तो डॉक्टर को भी पता है कि बेसिक तरीका वही है कि आप वो चीज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, हेल्दी डाइट रखो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप दूर रहोगे। लेकिन नहीं करना ना उसको, तो मत कर भाई, मर जाके तो तो नहीं बिकेगी मार्केट में, और क्या बिकेगा? फिर उसका रिजल्ट आता नहीं है, एट देन बदनाम होता है, सॉरी एस्ट्रोलॉजर वाली को में नहीं है, ठीक है? फिर बदनाम एस्ट्रोलॉजी होती, कह रहे कुछ काम नहीं करती, बताओ पंडित जी ने बताया ऐसा ऐसा करके, ये सब करके बोला और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक ना बस लूप सर्कल है, ना एस्ट्रोलॉजर से हो जाता है और ना ही ऑडियंस भी ढक्कन है, बेवकूफ़ है। इसलिए मैं अपने कंसल्टेशन में मैं कभी जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई तू 50,000 रुपए की अंगूठी खरीद रहा है, तो 50,000 का दान ही कर दे, इससे अच्छा तो ठीक है तू कहीं भी दान कर दे, तो कुछ कर्म लगेगा तेरे को। और जेमस्टोन यार, शास्त्र में ये तक बोला है कि जेमस्टोन से बनी हुए शिवलिंग, उनकी पूजा करो तो कुछ आपको स्पेशल रिजल्ट मिलता है, ठीक है? हीरे का बना हुआ वो हो शिवलिंग हो, उसका अलग रिजल्ट, ठीक है? कोरल का बना हुआ शिवलिंग हो, उसका अलग रिजल्ट है। इसलिए तुम्हें शिवलिंग तुम हमेशा देखना, वो पत्थर से लेके सारी चीजों में तुमको शिवलिंग हर शेप उसमें मिलेगा, मटेरियल में, ओके? ठीक है? तुम्हें मरकरी में लोग पारे में जो वो पारद शिवलिंग होता है उसमें लोग बनाते हैं, लकड़ी के शिवलिंग बनते हैं, ठीक है? पत्थर के शिवलिंग बनते हैं, मार्बल में शिवलिंग बनते हैं, सब तरीके के शिवलिंग बनते हैं, जी। ठीक है? तो वो उधर वर्णन है। ऊपर से ये भी कहा है कि भाई तो राजा है, राजा के लिए जेमस्टोन काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम की तो वही नगर में रहने वाली से तुम स्नेहा और ये राहुल के लिए काम करेंगे क्या ये जेमस्टोन? और एक्सपेक्टेशन भी उल्टी सीधी होती हैं, तेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाए। इससे बड़ी कोई एक्सपेक्टेशन इनकी है नहीं है, ठीक है? लड़की के पास से कि कहाँ पे बस मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाए, और लड़कों के पास से कि बस वो प्रपोजल के लिए हाँ करते। और अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा स्पेसिफिक इस चीज़ की रेमेडी है, फिर बदनाम कौन और होता है कि एक्स्ट्रा जाए लास्ट। यार बात यह है कि प्रेम की रेमेडी है। पहली बात, क्या ये तुम्हारा प्रेम है? क्या ये आकर्षण है? ठीक है, जिसको उन्स कहते हैं उर्दू में। तो भाई ये है कि पहले तो तुम अपना डिसाइड करो कि ऐसे ऐसे लड़के आते हैं पास, कहते हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा तो, बोला सर बात नहीं कर रही, कब बात करेंगे? तो मैंने कहा ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, मेल कर दो उससे। कहते सर मेल आईडी है ही नहीं मेरे पास उसकी। तो मैंने कितने साल से जानता था उसे? बोले सर 2 साल से। मैंने कहा 2 साल से तेरे पास मेल आईडी नहीं है उसकी? मैंने कहा ये तुम्हारा प्रेम है, ये प्यार है? मैंने कहा भाई हाँ जमाना होता था जब हमको क्रश भी होता था लड़की के ऊपर, तो उसके बाप भाई दुनिया भर के सारे नंबर निकाल लिया करते थे हम। मैं कहा भाई वो तुझे डेट किया 2 सालों से,
तेरे पास ईमेल आईडी भी है उसकी। वो छोड़ो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो भी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आधार कार्ड तक। आशिकी करेंगी, ये आशिक बनेंगी अपने आप में। गलत नहीं है ऐसे। तो अब तुम खुद सोचो ना यार, 5000 साल पहले ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो ऐसा सोच रहे, आने वाले कलयुग में जब ये निब्बा निब्बी पूछेंगे कि हे राजन, हे हे व्यास, हे मुनि, मेरा ये रोहन कब वापस आएगा, उसके लिए लाओ मैं श्लोक लिख देता हूँ। वो क्या लगा, वो 5000 साल उनके पास ये कहाँ रह गया था क्या? आज के निब्बा निब्बी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब वापस आएंगे उसके लिए श्लोक लिख के जाएंगे क्या? उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, उनके पास बड़े बड़े इश्यूज है, उन्होंने बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर चीजें लिखी है। उनके ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ऐसा वापस आएगा। बट वही है कि जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो रूल्स भी बना दिए, क्रिएट कर दिए रूल्स कि ऐसा होगा तो ऐसे से देखो थर्ड से वापस आएगा। नहीं, एक यूट्यूब चैनल है। आजकल तो बहुत सारे विदेशी मंत्र आ गए हैं कि मतलब उनको चैंट करो, बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है, शादी हो जाती है, या सालों इधर उधर पैसों की बारिश भी हो जाती है इससे तो। बहुत हो जाता है। देखो यार, ये जो विदेशों के मंत्र आए हैं, जैसे ये कॉन्वालेक्सा है और ये बाकी जिन लोगों ने स्विच वर्ड्स बनाए, इनका नाम स्विच वर्ड्स होता है। कहे तो ये, मैं तुमको अगर इसकी हिस्ट्री दूंगा तुम हंसोगे। स्विच वर्ड्स एक बंदे ने बनाया है जिसका नाम है जेम्स टी मैंगनियर। ठीक है, जेम्स टी मैंगर है शायद, ऐसा कुछ है उसका। आप सर्च करोगे जेम्स टी मैंगर करके, आपको मिल जाएगा मुझे गूगल पे। ये इतना बेवकूफ और इतना, मतलब डम्ब से भी नीचे अगर कोई उपाधि होती हो तो इसको देनी चाहिए। ठीक है, इस बंदे ने वर्ड्स, अपनी एक बुक थी, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ अ परफेक्ट लिविंग वगैरह करके इसकी ऐसे करके कोई बुक थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं। उसमें इसने सबसे पहले स्विच वर्ड्स लिखे थे। वहां से स्विच वर्ड्स की सारी कहानी शुरू होती है। लोगों ने किताब पढ़ी तो उन्होंने अपने स्विच वर्ड्स बनाने शुरू करे। फिर वो अगर इंडिया में आए तो वो अश्विनी कुमारों के साथ लोगों ने मिलकर अश्विना अश्विना बना दिया। ठीक है, तो लक्ष्मी के साथ इन्होंने मिलकर कॉन्वल एक्सा बना दिया। ठीक है, तो ये ना, ऐसा कुछ है नहीं कि स्टैंड, इवन स्विच वर्ड्स भी स्टैंडर्ड हो, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। ये भी क्रिएट करे गए। अगर ये अफ्रीका में चले आएंगे तो होनोलुलु लेके कुछ भी बना देंगे ये लोग, तो वहां की लैंग्वेज लेके वर्ड बना देंगे। ठीक है भाई, संस्कृत का अगर मंत्र है तो वो स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा में जाके उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है, वो वैसे का वैसे ही रह रहा है। लेकिन स्विच वर्ड हर जगह जाके चेंज हो जाता है। दूसरा वर्ड, जेम्स टी बंदा, इसने पता क्या बोला? इसने बोला कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड एक कंट्री है और इस कंट्री का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आज से अगर कोई भी स्पेस में जाएगा एस्ट्रोनॉट, तो उसको पासपोर्ट देना पड़ेगा मुझे अपना, और मैं उसे वीजा इशू करूंगा। ठीक है, और इसने यूएन में गुहार लगाई कि मुझे एज अ देश के तौर पे आप रिकॉग्नाइज करो। ओके। यूएन ने उसकी आज तक उसकी बात का रिप्लाई नहीं किया। ये इतना बेवकूफ बंदा है। जहाँ पे कोई हवा नहीं है, लैंड नहीं है, अगर ये कहता कि चलो चांद पे मेरा हक है, तो भी बात समझ में आती। किसी एक ऐसी टेंजिबल चीज पे हक मांग रहा है, ये मांग रहा है स्पेस पे। अरे तेरा देश का है, कैपिटल का है, उसकी झंडा कहाँ लगाया है पूरे? रहता यूएस में है। ठीक है, तो तुम सोचो, इतना लॉजिकल आदमी हो तुम, उसकी उसकी किताब पढ़ रहे हो और उसकी किताब से पढ़ के तुम और ये लॉजिकल चीजें क्रिएट कर रहे हो। और फिर ऐसे लोग जैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अब एक मैंने एक जगह कमेंट पढ़ा, अरे सर मैंने कॉन्वलेक्स किया, मेरे पास पैसे आ गए। अरे भाई, तेरे को कैशबैक भी आ जाएगा पेटीएम से, तो भी लोग समझते कह रहे बताओ कॉन्वलेक्स करा तो मैंने उससे पैसे आ गए। ठीक है, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आते कहाँ से। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ हैं जो आपको ये मार्केट में दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, दीज आर वेरी ईजी रेमेडीज। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप आज आप बोलो ओम सहोदराय नमः। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कौन सहोदराय बोलेगा, संस्कृत नहीं बोली जाएगी, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, कौन बोले थोड़ा कूल लग रहा है बोलने में, इजी लग रहा है बोलने में, तो लोग इसको बोलेंगे। तो लोगों को इजी रेमेडी चाहिए। वो चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सबसे छोटी रेमेडी से सॉल्व हो जाए। तो मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का पार्ट नहीं है, खुद का पार्ट भी है कि खुद की भी तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तुम डॉक्टर के ऊपर कितना डिपेंड हो सकते हो भाई? कितना डिपेंड हो सकते हो डॉक्टर के ऊपर? तुमको खुद अपना हेल्थ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि हर बार जाके हग्गा करोगे अपनी हेल्थ को लेके और फिर डॉक्टर के पास गए तो आप बता लो दारू पिए जा रहा हो लेकिन साहब लिवर आप बचाओ, तो भाग यहाँ से निकल।
तुम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, फिर बाद में डॉक्टर भी बनना हूँ, कैसा डॉक्टर है। बेकार डॉक्टर है, बचा नहीं पाया, मार दिया, और ये करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन वही बात है कि लोग डॉक्टरी को समझते हैं, तो उनको पता है कि हाँ भाई, हम ही कहीं बेवकूफ होंगे। एस्ट्रोलॉजी को लोग समझते नहीं क्योंकि पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स सब होते, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में थे नहीं पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, तो ये पंडित सूर्य नारायण करके थे उज्जैन के, ओके। उनको पद्म भूषण तक दिया गया है एस्ट्रोलॉजी के लिए। जी। और 1951 या 1950 के आसपास उनको पद्म भूषण, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण या विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। और उनके उनकी इंडिया को जो पोस्ट स्टैम्प निकलती है, उसमें उनकी फोटो लेके एक सीरीज निकाली थी इंडिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो खुद बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो खुद बोला जब 1950 में वो अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन्होंने बोला कि यार हर प्रदेश में अलग अलग दिन पे दिवालियां मन रही हैं, ऐसे तो हम छुट्टियां दे ही नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने फिर एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई। तो फिर उस कमेटी में सारे मैथमेटिशियंस बैठे, एस्ट्रोलॉजर्स बैठे, और उन लोगों ने फिर एक स्टैंडर्डाइज कैलेंडर किया जो आज हम फॉलो कर रहे हैं मार्केट में अंदर। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स को हमेशा रिकग्नाइज करते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि हम सस्ते चाहिए, इजी रेमेडी देने वाला चाहिए, है ना, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे वो चाहिए, तो वो मिले। राजयोग चलना चाहिए विद इन 51 रुपीज़ में। तो वो तो फिर तुमको बेवकूफ़ वाली चीज़ें मिलेंगी। तो वैसे वाली है कि जापानी तेल लगाओ और देखो तुम क्या कमाल करते हो। फिर ऐसे तो अब जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स है भाई, उनके उनकी फीस हमेशा हाई मिलेगी, क्योंकि आप जैसे जयपुर में कभी जाओगे तो जंतर मंतर जो है, दिल्ली का भी जो जंतर मंतर, जयपुर का जो जंतर मंतर है, दे वर द एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। ओके। ठीक है, और वो पहले एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोनॉमर्स में कोई फर्क नहीं था। जो एस्ट्रोलॉजर होता था उसको एस्ट्रोनॉमी आती ही आती थी, उसका पहला प्लेटफॉर्म ही होता था बेस। पढ़ने का बेस, कि मेरे को पहले मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी समझनी है, मेरे को एस्ट्रोनॉमी समझनी है। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट करते रहते हैं, पता भी नहीं है रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता क्या है। इनसे कोई सर्जर आए ना आपके पॉडकास्ट, आप पूछ के देखना उससे कि आप टोपोसेंट्रिक पोजिशन यूज करते हो कि जियोसेंट्रिक पोजिशन यूज करते हो। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, उनको पता नहीं होगा ये बात क्या है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी एंड दे डोंट नो अ थिंग अबाउट कि भाई गणना कहाँ से करे, जहां मैं खड़ा हूं वहां से गणना करे। दैट इज अ टोपोसेंट्रिक पोजिशन। या मैं धरती के जो मिड पॉइंट, पेड़ का जो मिड पॉइंट है, वहां से मैं गणना करूँ, तुमको पता नहीं। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है ये? मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो आज मुझे सूर्य मेरे सर पे दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन धरती का जो गर्भ है वो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर या उससे ज्यादा का कुछ उसका वो है, रेडियस है, डायमीटर है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, मत करना, ठीक है रोज इस चीज को लेके। तो अगर वहां से अगर हम देखेंगे तो सूर्य शायद मेरे सर पे नहीं आएगा, वो इधर आएगा। ठीक है, ओके। तो उसकी पोजीशन चार्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो मैं कैलकुलेशन कहाँ से, जहां मैं पैदा हूँ वहां मैं कैलकुलेशन, ठीक है, मैं धरती के मध्य से कैलकुलेशन कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटी सा कॉन्सेप्ट है। सूर्य उदय कब माने हम, जब सूर्य का पहला किरण आपको दिख जाए तब सूर्य उदय माने, ये जब सूर्य आधा निकल जाए तब सूर्य उदय माने, ये जब सूर्य पूरा निकल है तब सूर्य उदय माने, जब सूर्य मध्य में आता है, मिड पॉइंट में आता है, तब सूर्य उदय माना जाता है। ओके। आप कभी देखा, आज डालना गूगल पे कि आज सनराइज क्या हुआ है, उठना सनराइज के टाइम पे आपको सूर्य दिख चुका होगा आधा, ओके। नहीं जानते। और 8 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा ना भाई, 8 मिनट 22 सेकंड लगता है सूर्य की रेखा को, रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए। 8 मिनट में सूर्य पूरा निकल के बाहर आ चुका होगा, तो कब मानोगे, क्या मानोगे, पता ही नहीं है। तो जब तो हमारी ऑकवर्ड साइंस की बात आती है तो एक और टॉपिक आता है न्यूमरोलॉजी। मुझे लगता है तो बहुत ही इजी टॉपिक है और एक्यूरेसी तो लोगों के अकॉर्डिंग बहुत जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? या क्या एक्यूरेसी आती है, मतलब आप भी जानते हो कि वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है ना, नाम मैं नहीं लूंगा, उनकी रिपोर्ट, वो उनका ऐड चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, मेरी रिपोर्ट देखो, जीवन ने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लोगों के अंदर ना कॉमन सेंस की बहुत ही बड़ी कमी है। मैं ये कहता हूँ आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक पढ़े लिखे इंसान हो ना तो खुद से सोचा करो बैठ के। मान के चले आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ होगी, 21 जनवरी।
21 जनवरी मान के चलिए 21 जनवरी 1995 मान के चलते हैं, ठीक है। 21 जनवरी 1995 को इमेजिन कितने लोग पैदा हुए होंगे। 10,000 लोग मान के चल रहे थे रफली, इंडिया में 10,000 लोग पैदा हुए होंगे उस दिन, ठीक है। ठीक है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 10 जनवरी 1985 है, 21 जनवरी बोला ना आपने, 21 जनवरी जो 1985 है, उसका जो भी सम आता है, जो भी नंबर आता है, वो सारे 10,000 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब टेक्नोलॉजी बनी तो कुछ तो होता ही होगा। टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी दुनिया की सबसे फेक साइंस है। ओके। इन न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके पूछो कि किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है, किस श्लोक दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, कहीं नहीं लिखा हुआ। न्यूमरोलॉजी पिछले 40-50 साल पहले बनाई गई है, ठीक है। अगेन इजी है, ठीक है। लोग जिनके पास टाइम नहीं है उनको भी आप दे सकते हो, और वही बेसिक चीज है, गुस्सा आता है तुम्हारे और तुम ऐसे व्यक्ति हो, या तो काम करते हो तो बहुत करते हो, नहीं करते तो नहीं करते। ये कैसी प्रेडिक्शंस हैं? तुम डिसाइड करो ना कि काम करता है कि वो क्या नहीं करता है। ये क्या बात होती है? अच्छा, आपको पता है एक और बड़ा अच्छा आपका वो है कि आप ना मतलब अगर किसी इंसान को चाहते तो दिल से चाहते हो, फिर आपसे उतर जाता है ना, आपके दिल से तो उतर जाता है। मुझे बताओ इस स्टेटमेंट पे कोई व्यक्ति मना करेगा कि नहीं साहब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो थूक के चाट लेता हूँ। सब इंसान अपने आप को बेटर हीरो बनाने के लिए अपनी ही दुनिया में, अपने ही दिमाग के अंदर वो स्टेटमेंट पे एग्री करेंगे। और न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ सर सर आप सही बोला, न्यूरोलॉजिस्ट है देखा क्या प्रोडक्शन वाली मैंने रखी, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, राहु जुपिटर केतु ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी शास्त्र से आती है। और आप डेट ऑफ बर्थ जो आप ले रहे हो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो ब्रो। ग्रेगोरियन कैलेंडर शास्त्रों में कब से था? वो तो कभी था नहीं। ये वैसी वाली बात हो गई कि ऋषि पराशर लिख कर गए देखो तुम्हारा नाम ना जेड से शुरू होगा। अबे 5,000 साल पहले इंग्लिश बनी थी कभी? जो वो लिख के जाएंगे ZAPT, भाई वो हिंदी के लेटर लिख के जाएंगे ना, जो लैंग्वेज उस टाइम पे चलती होगी। इसीलिए आज अगर हम कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाते हैं तो तुम देखोगे हर साल डिफरेंट डेट पे क्यों पड़ता है कृष्ण भगवान का बर्थडे। कृष्ण जन्माष्टमी हर साल अलग डेट पे क्यों पड़ती है, दिवाली अलग डेट पे क्यों पड़ती है? क्योंकि हम तिथि फॉलो करते हैं, तिथि और नक्षत्र फॉलो करते हैं। दिस इज आवर कैलेंडर। इसको बोलते हैं हम पंचांग, कि पंचांग के अकॉर्डिंगली आज दिवाली है क्योंकि आज वही नक्षत्र है, आज वही रोहिणी नक्षत्र है, कृष्ण अष्टमी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे कृष्ण पक्ष अष्टमी है, जिस बेसिस पे बर्थडे होता है, ये दिस इज कॉल्ड द हिंदू बर्थडे। ओके, ठीक है। तो पहली बात, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, ये कैलेंडर दुनिया का सबसे बेवकूफ कैलेंडर है, ठीक है। इसमें ना जाने कितने चेंजेस करें, 200 साल तक तो इनको यही नहीं पता था कि इसमें मंथ्स कितने रखने हैं, ठीक है। इन्होंने फरवरी के जो ये डेज हैं इन्होंने बाद में घटाए हैं, ठीक है। अगस्त इन्होंने ऐड किया है, पहले था होता नहीं था। अब फिर तू किस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हो? किस कैलेंडर के बेसिस पे निकाल रहे हो? और तुम चलो निकाल दे तो फिर तुम एस्ट्रोनॉमोलॉजी करो की जबरदस्ती वैदिक के प्लेनेट क्यों घुसेड़ रहे हो? ये भी कुछ नहीं, एक जबरदस्ती अपना क्रिएटेड करा गया एक हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है इनका, जिसका कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। एरी एरी बातें बोल दो, ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट्स बोल दो जो सारे लोगों के ऊपर जाके लगे, ठीक है। वरना कभी ऐसा होता ही नहीं कि चौथे नंबर पे राहु होता है। हमेशा सूर्य से गणना स्टार्ट होती है, अगर आप नंबर्स की देखेंगे तो हमारा जो हिंदू वीकडे जो है वो संडे से स्टार्ट होता है, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द मंडे। ओके। संडे को लोग जो छुट्टी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है कि संडे को छुट्टी है, वो इसलिए क्योंकि क्रिश्चियंस को चर्च में जाना होता था संडे के दिन पे, ठीक है। लेकिन हम लोग सैटरडे के दिन छुट्टी रखते थे, ओके। ठीक है, कि सैटरडे दिन आराम करेंगे, थोड़ा करेंगे, और सूर्य के दिन से कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे। तो रविवार तो हमारे लिए बहुत शुभ था, हम उस दिन तो नया काम स्टार्ट करते थे, घर पे नहीं बैठते थे। ये तो अंग्रेजों ने हमें सिखाया। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये है, दिस इज द फोर्थ नंबर। तो 4 नंबर मरकरी से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, राहु से लगा के चल रहे न्यूट्रोलॉजिस्ट। तो आप खुद सोचो कितनी बेतुकी बात है ये, कि आप इंग्लिश के डेट ऑफ बर्थ यूज कर रहे हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर,
एंड नाउ यू आर यूजिंग इट कि 4 नंबर इज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 आता है तो वो इससे कनेक्टेड हो। अरे तुम इतना भी बोलते ना कि तुम चतुर्थी तिथि पे पैदा हुए हो तो राहु से कनेक्टेड हो, तो भी मैं एक बार के लिए सोचता कि चलो बात भली गलत हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ने तिथि तो यूज करी। तुम कैलेंडर यूज कर रहे हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर, हाउ कैन यू जस्ट कनेक्टेड विद संस्कृत? 5,000 साल पहले था ही नहीं। और चलो मैं कहता हूँ 400 साल पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, दिखाओ ना कहाँ लिखा है, किसने किसने बनाया शास्त्र। और जो वैदिक ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी इन लोगों से तो बहुत दूर है। ठीक है, ये जो न्यूमरोलॉजी मार्केट में कर रहे हैं ये तो कतई बकवास, बिल्कुल बकवास। और अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को बहुत बड़ी आपत्ति हो तो आओ और मेरे से बैठ के शास्त्रार्थ कर लेना। ठीक है, ओपन चैलेंज है, कोई शास्त्र नहीं लिखा इनका, अपने से मन से बनाई हुई है कि बस मैंने अपने सर से पढ़ी, सर ने कहाँ से पढ़ी कुछ नहीं पता, उन्होंने भी अपने एक सर से पढ़ ली, तो चल रहा है, बस चल रहा है। हाँ, ये वाली बात है ना, मम्मी ने कहा था कि मंगल को नाखून नहीं काटने, तो नहीं काटने, पूछा नहीं बस हमने। मम्मी को खुद नहीं पता था, मम्मी को भी दादी ने बोला, दादी को भी परदादी ने बोला, बस वही चला आ रहा है इन लोगों के पास, कोई मिला सेंस। तो एस्ट्रोलॉजी का एक और बड़ा पार्ट है मैच मेकिंग। जब भी हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो सिर्फ 4-5 पॉइंट्स ही देखते हैं, गुण की बात आती है, ऑलमोस्ट लोग गुण ही देखते हैं कि 26 मिल गए चलो शादी कर। तो ये भी पॉइंट ठीक है बस? नहीं, ये भी पॉइंट ठीक नहीं है। अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में अलग मैच मेकिंग होती है। ओके। यहाँ पे गुण देखते हैं, साउथ इंडिया में कोई गुण मिलान नहीं होता ऐसा कि 36 का कोई पॉइंटर सिस्टम हो, वहाँ पे 10 पॉइंटर सिस्टम है। ओके। तो हमारे यहाँ जो गुण मिलान होता है इसको बोलते हैं अष्टकूट मिलान सिस्टम। ठीक है, और जो साउथ इंडिया में होता है उसको बोलते हैं दशकूट मिलान सिस्टम। वहाँ पे 10 पॉइंट सिस्टम होते हैं, यहाँ पे 8 पॉइंट सिस्टम है, बेसिकली 8 फैक्टर्स है, उधर 10 फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमने 8 फैक्टर्स को अलग अलग पॉइंटर्स दे दिए कि इसको 8 पॉइंट, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, 2, 1 ऐसा करके, तो 36 पॉइंट सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया, जैसे 21 जनवरी 95 को पैदा हुआ, ठीक है, मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड है, वो पैदा होती है 1 मार्च को 95, ले लेते हैं सेम। दुनिया में जितने लड़के पैदा हुए 21 जन 95, और दुनिया में जितनी लड़कियां पैदा हुई हैं 1 मार्च 95 को, पूरे देश में लगा लो, दुनिया भी छोड़ दो, पूरे सिर्फ अपना देश देख लो, मान के चलो एक कोई अहमदाबाद में पैदा हुआ और कोई अरुणाचल पैदा हुआ, उस इंसान के साथ आपके उतने ही गुण मिलेंगे जितने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हैं। अगर 1 मार्च को 10,000 लड़कियां पैदा हुई हैं भारत में, तो उन लड़कियों के साथ आपके उतने ही गुण मिलेंगे जितने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हैं। ओके। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि ऐसा कभी ना हो, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आता है कि भाई अगर आप लोग आपस में शादी करते हो नाड़ी का दोष है और बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर 10,000 लड़कियों के साथ भी नाड़ी का दोष निकलेगा। अच्छा, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि तुम 10,000 लड़कियों के साथ अगर हाइपोथेटिकली ट्राई करो कंप्लीट करने का और बच्चे ना हो पाए? इज इट पॉसिबल? नो। इट इज हाईली लॉजिकल। ठीक है, और फिर भी लोग पागलों की तरह पड़े हुए हैं, नॉट यो तो कभी जीवन में शादी मत करना, जी। ढकोट हो तो जीवन में कभी शादी मत करना। इन लोगों ने ना कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। शास्त्रों में है कि नाड़ी है तो मत करो शादी, दिक्कत है, हेल्थ के इश्यूज हैं, लेकिन तब लिखी गई थी यार जब हेल्थ के लेकर इतने इतने एडवांसमेंट नहीं थी। आज इतनी एडवांसमेंट है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि वेद महाभारत में उनको नहीं पता होगा कि सत्यवती के जो बहू हैं इनको बच्चे नहीं होंगे, ठीक, गांधारी और ये जो है इनको बच्चों की दिक्कत होगी, मैं नाड़ी मिला के रख लेता हूँ। वेद व्यास को नहीं दिखाई होगी कुंडली, है विदुर को नहीं दिखाई होगी कुंडली, किस बेवकूफ बात कर, उनको भी पता थी, ठीक है, उन्होंने भी फिर आगे तरीका निकाला ना, अगर बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम हुए धृतराष्ट्र और गांधारी के, ठीक है, तो उन्होंने बोला ना कि ये मटके में लेके जाते हैं और सारी जो तुम्हारे 100 बच्चे कैसे पैदा होंगे तो देखते हैं ऐसे पैदा होंगे। तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। इवन आने वाले शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जो शास्त्र 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में आए, उसमें है कि भाई नाड़ी हो तो आप इसको इग्नोर कर दो, ये राशियां हो, ये नक्षत्र हो तो नाड़ी इग्नोर कर दो, इन कंडीशन में नाड़ी इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए चाहिए नाड़ी दोष को लेके, भकूट दोष को लेके। कुंडली मिलान का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब ये है
कि तू जिंदा रहे, तेरी गर्लफ्रेंड जिंदा रहे, तुम दोनों इसलिए जिंदा रहो ताकि तुम आगे चल के बच्चा पैदा कर पाओ। लेकिन तू उसका सर फोड़े, वो तेरा सर फोड़े, इससे उसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, वरना सोचो, अगर मान के भी चल लेते हैं कि कंपैटिबिलिटी का एक बहुत अच्छा रिलायबल फैक्टर है कुंडली मिला, तो 10,000 लड़कियों के साथ तुम्हारी कुंडली अगर नहीं मिलती है तो क्या है पॉसिबल है कि 10,000 लड़कियों के साथ तुम कंपैटिबल ही ना हो, उनमें से एक भी लड़के को मान ले कंपैटिबल तो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। सबका नेचर अलग। सबका नेचर अलग है, किसी के साथ तो बनेगी ना भाई तेरी 10,000 में से। इतना ही बेवकूफ हो सकता है नहीं कि 10,000 के साथ ही ना बने। वो तो तभी नहीं बनेगी जब तुम खत्म ही आदमी हो जाओ बिल्कुल, कि 10,000 की लिस्ट में ही नहीं आती तो वो बहुत हाईली इम्पॉसिबल चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से कुंडली मिलान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताता है कि आपके बच्चे हो जाएंगे, आप दोनों जिंदा रहो, नहीं रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे। क्योंकि शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि आपकी शादी अच्छी हो। शादी का मतलब क्या है? बाय अ पर्सन टू मैरी। क्यों करता है इंसान शादी? शादी इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो अपना वंश आगे बढ़ा सके। शादी का पर्पस ये नहीं है कि बाबू तुम मालदीव जाओ घूमने के लिए, हाथों में हाथ डाल के गाने गाओ तुम पार्क में। वो नहीं है। शादी का पर्पस और मतलब ही यही है कि तुम बच्चे करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़े। क्योंकि तुम्हारा अगर वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो तुमको श्राद्ध नहीं करेगा, तुम्हारे कोई पूर्वजों को कोई श्राद्ध नहीं करेगा, उनको याद नहीं करेगा, तुमको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। और इसलिए कहते हैं कि फिर आपके जो पित्र हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं आपके, जो वही आपके पूर्वज जो है आपके वो पित्र बन जाते हैं। तो आपके पित्र आपको दुखी कर रहे हैं। ठीक है, वो दुखी क्यों करते हैं? कि भाई अरे तूने बच्चे नहीं करे, मेरा नाम लेने वाला कोई है नहीं, तू मर जाएगा उसके बाद मेरा नाम कौन लेगा? ठीक है, तो फिर स्वर्ग में मुझे निकाल देंगे। दिस द रीजन। तो ऋषि अगस्त्य शादी नहीं कर रहे थे, तो ऋषि अगस्त्य के जो पूर्वज थे वो आए, बोला अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो भाई तुमने तो ऐसे संन्यास सा ले रखा है, शादी शादी तुम्हें करनी नहीं है, तुम्हारे चक्कर में हमें निकाल रखा है स्वर्ग से। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा माफी पूर्वज, मैं करता हूँ शादी। तो उन्होंने कहा लोपामुद्रा से शादी करी, ठीक है, आगे बच्चे करे। तो दैट्स द पर्पस ऑफ द मैरिज अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो तुम इस भ्रम में मत रहो बैठ के कि कुंडली मिलान तुम्हें ये बताएगा कि ये बाबू तुम्हें कितना प्यार करेगी कि नहीं करेगी, है ना, क्या तुम्हारा कड़ा उसकी चुन्नी में फंसेगा, तुम वो बर्ड लवर्स बन पाओगे कि नहीं। नहीं बाबू ना, तू जिंदा रहे, मतलब एक जिंदा लड़का जिंदा लड़की से शादी करके बच्चे पैदा करेगा नहीं करेगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, और जो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें भी बस 2 से 3 फैक्टर और जोड़ देते हैं। तो वेदा है, रज्जु है, ये लोग को ऐड कर देते हैं उसमें, और उससे देखते हैं कि लोग आपस में कंपैटिबल है कि नहीं। लेकिन वहां पर भी सेम सिस्टम है, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रज्जू और वेदा यही बताता है कि ये लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि इसके साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी कितनी बैठेगी, ठीक है, रोमांटिक कंपैटिबिलिटी कितनी बैठ, ठीक है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कितनी बैठेगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, अष्टकूट मिलान के अंदर योनि देखी जाती है नक्षत्रों से, और योनि भी होता है, लव भी होता है, ठीक है, भकूट लव के लिए ही देखा जाता है, ग्रह मैत्री देखी जाती है कंपैटिबिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है, ये पागल बना रहा है हमें, ठीक है। तो भाई बात वही है, अगेन 10,000 वाला पॉइंट आ जाता है कि 10,000 के साथ तुम इनकम्पैटिबल हो तो क्या सबके साथ इनकम्पैटिबल हो जाओगे? तो नक्षत्र बेस्ड जो मैच मेकिंग्स हैं दे आर नॉट वेरी रिलायबल, ठीक है। तो फिर बाद में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सिस्टम्स दिए हैं कि आपको मैच मेकिंग कैसे करनी चाहिए। केएल में अलग सिस्टम्स हैं, पाप समन्वय देखा जाता है वहाँ पे, वो देखना चाहिए, ठीक है। राशि मैचिंग है, नवांश मैचिंग है, वो देखनी चाहिए। उसके बेसिस पे जाके फाइनली पता लगता है कि हाँ ये दो लोग आपस में कंपेटेबल है कि नहीं है, प्रेम में है, अट्रैक्शन में है, या जस्ट फ्रेंडशिप है इनकी, ये किस लेवल पे अच्छे हैं, उससे सब क्लियर होता है। ओके।